पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। आइए अधूरी कहानी को जारी रखें। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 अपने प्रीवियस चंद्रयान 1 से 2 मायनों में अलग था। 1. चंद्रयान 1 में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अमेरिकन, यूरोपियन और रशियन थे, जबकि चंद्रयान 2 100% स्वदेशी था। 2. चंद्रयान 1 का रोल मून की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरते समय उसके पोलर रीजन्स पर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना था, जबकि चंद्रयान 2 का मिशन ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यान में विक्रम लैंडर को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ये काम कितना चैलेंजिंग है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि पिछले 60 सालों में रशिया, अमेरिका, यूरोप और चीन द्वारा मून पर चलाए गए 40% सॉफ्ट लैंडिंग मिशन फेल रहे। मून, जिसका ग्रेविटेशन पृथ्वी से 16 हिस्से जितना है, उस पर अंतरिक्ष यान उतारना बिजली की चमक में मोती ढूंढने जितना मुश्किल था। समय आने पर पता चलेगा कि क्या इसरो साइंटिस्ट सफलता का मोती भेदेंगे या विक्रम नाम का अनमोल मोती चांद की सतह पर गिरेगा। लेकिन यदि सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो विक्रम पैनल में प्रज्ञान रोवर को मून का वाइड व्यू प्राप्त करने के लिए 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की धीमी स्पीड से मून पर कुल 500 मीटर की यात्रा करनी थी। इसरो के साइंटिस्ट ने इससे पहले न तो कोई लैंडर या रोवर बनाया था और न ही उन्हें ऐसे यान को चलाने का कोई अनुभव था। अंत में रशिया को उस काम में हेल्प करनी पड़ी। कोइंसिडेंस से लास्ट मोमेंट में रशियन स्पेस एजेंसियां पीछे हट गईं। इसरो का प्रोजेक्ट एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर रुक गया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसरो के कर्मयोगी साइंटिस्ट कहाँ चूक गए? उन्होंने फॉरेन स्पेस एजेंसियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के दम पर अपना विक्रम और प्रज्ञान बनाया। यह इंडिया की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी अचीवमेंट थी, क्योंकि रशिया, अमेरिका, यूरोप और चीन को छोड़कर कोई भी देश लैंडर और रोवर बनाने में सक्षम नहीं था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV रॉकेट द्वारा 2 घरेलू निर्मित अंतरिक्ष यान ले जाकर लॉन्च किया गया था। लगभग 1 महीने के बाद इसने अर्थ की बॉर्डर छोड़ दी और मून की सरफेस से 18,072 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में पहुंच गया। चंद्रयान 2 मिशन का सबसे अहम चरण अब शुरू हो गया है। इसरो के ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के साइंटिस्ट्स ने यान की स्पीड और ऊंचाई को धीरे धीरे कम करने के लिए हर कुछ दिनों में थरस्टर्स दागने का ऑर्डर दिया। 2 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 से विक्रम लैंडर को मून की सरफेस से केवल 127 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। कंट्रोल सेंटर में बैठे इसरो के साइंटिस्ट और तकनीशियन भले दिमाग ठंडा रखकर बैठे हो, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा देने वाली घड़ी अब आ चुकी थी। 6 सितंबर को विक्रम लैंडर और मून के बीच की दूरी धीरे धीरे ऊंचाई में कम होते हुए केवल 35 किलोमीटर रह गई। इसलिए इसरो ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की मुश्किल प्रोसेस स्टार्ट की। इसरो के डायरेक्टर कैलासावतिवु शिवन ने जिसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा, उससे तीव्र उथल पुथल और उत्साह का दौर शुरू हुआ, जिसके दौरान इसरो के अंतरिक्ष यान को 2 मेन काम करने थे। 1. सही समय पर, सही एंगल पर और सही समय पर सफिशिएंट थरस्टर्स फायर करके विक्रम के गिरने की स्पीड को कम करना। 2. यान को संतुलित करना ताकि उसके चारों पैर जमीन की ओर हों। 15 मिनट्स ऑफ टेरर के हाई टेंशन गेम में लगभग सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन क्लाइमैक्स पर एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। विक्रम लैंडर मून की सरफेस से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था। हर कसौटी पार कर चुके यान का उतरना लगभग तय था। अनफॉर्चुनेटली उसी समय विक्रम के ऑनबोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई और विक्रम का इसरो के ग्राउंड सेंटर से रेडियो संपर्क टूट गया। खेल खत्म। अब यान के गिरने की स्पीड और उसका बैलेंस बनाए रखना इसरो के हाथ में नहीं था। लैंडिंग के लास्ट स्टेज में विक्रम लैंडर की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर थी, जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रीडिफाइंड आइडियल स्पीड 7.2 किलोमीटर से काफी ज्यादा थी। दोनों आंकड़ों के बीच ह्यूज गैप ने एक खाई पैदा कर दी। धीरे से उतरने के बजाय विक्रम न केवल जोर से सतह से टकराया, बल्कि अपना बैलेंस न रख पाने के कारण एक तरफ से झुक गया। जहाज के किनारे पर आकर डूबने जैसी दुखद घटना हुई, जिससे एम्बिशियस चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह रुक गया। चंद्रयान 2 के फेलियर को गंभीरता से लेते हुए इसरो टीम ने ना थकेंगे ना रुकेंगे अभिगम के साथ चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी। इस प्रकार यान की तीसरी पीढ़ी अपने प्रीवियस के समान थी, लेकिन पिछली सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां ठीक कर दी गई थीं। मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान स्पीड को कंट्रोल करने के लिए विक्रम लैंडर में 4 थरस्टर थे, जबकि चंद्रयान 3 लैंडर एक एडिशनल थरस्टर से लैस था। अंतरिक्ष यान की पिछली 2 पीढ़ियों द्वारा शुरू किए गए मून मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 से निकला
विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर एक शॉर्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन सतह का डिटेल से स्टडी करने के लिए 500 मीटर की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ साइटेड इंपॉर्टेंस वर्ड के इंपॉर्टेंस को साइंटिफिक अप्रोच से समझना होगा। अदरवाइज चंद्रयान बैनर के तहत भारत द्वारा किए गए 3 मिशनों का ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया जा सकता है। प्रिवेलिंग थियरी के अनुसार अर्थ का जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ था। उसके बाद मून का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के बाद सेलेस्टियल बॉडीज के अवशेष, चट्टानें, धूल, मिट्टी से हुआ। मून की ओरिजिन के बारे में एक दूसरा प्रिंसिपल्स ये भी कहता है कि पास्ट में पृथ्वी के साथ एक सेलेस्टियल स्फीयर्स की हिंसक टक्कर के बाद पृथ्वी का जो पिंड अंतरिक्ष में फेंका गया था वो मून का एक पिंड बन गया। हालांकि दोनों प्रिंसिपल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन उनके बीच एक सिमिलैरिटी यह है कि मून हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। हमारी पृथ्वी वाटरी है तो मून पर भी अतीत में पानी रहा होगा। लगभग 3.9 अरब साल पहले हजारों छोटे बड़े धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर बमबारी की थी। हर धूमकेतु की नाभि में एक बर्फ का कोर होता है, इसलिए हजारों धूमकेतु पृथ्वी से टकराने के बाद बर्फ को पिघलाकर पानी में बदल गए। एस्ट्रोनॉमर्स का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि धूमकेतु की बमबारी से मून के साथ साथ पृथ्वी को भी बेनिफिट हुआ। बेशक अगर मून पर पानी धूमकेतु के माध्यम से आया था तो वो कहाँ गया? आंसर को अलाबरत करने की नीड नहीं है, उसके लिए सिंपल लॉजिक ही काफी है। मून पर पृथ्वी की तरह थिक एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए सूर्य की सुपर स्ट्रॉन्ग रेज इसकी सरफेस से बिना किसी ऑब्स्टिकल के चमकती हैं। अतीत में सोलर रेडिएशन ने मून के पानी को स्टीम में बदल दिया, जिससे सेलेस्टियल बॉडी लगभग बंजर हो गया। नासा को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद के एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लिए गए मून की चट्टानों में पानी की कोई निरंतर उपस्थिति नहीं मिली। तो फिर 2008 में चंद्रयान 1 के स्पेक्ट्रोमीटर के नॉर्थ साउथ पोल्स पर पानी के निशान के बारे में क्या? चट्टानों में जमा हुआ पानी कहां से आया? इसका आंसर ये है, आदिकाल में मून की सरफेस पर आया कुछ पानी पोलर रीजन्स की ऐसी जगह पर जमा हो गया था जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ती। यहां ध्यान रखने योग्य एक फैक्ट ये है कि चूंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां केवल 2 तापमान रहते हैं। 1 ज्यादा गर्मी, 2 ज्यादा ठंडी। जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं वहां 127 डिग्री सेल्सियस की पिघलने वाली गर्मी होती है। जब छाया होती है तो 0 से 233 डिग्री सेल्सियस नीचे जमा देने वाली ठंड होती है। स्वाभाविक रूप से जहां तापमान इतना कम होता है वहां पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल एरिया की सिचुएशन स्पेसिफिक है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। किरणों का एंगल जितना शैलो होगा, सतह पर छाया बिस्तर उतना ही लंबा होगा। दुनिया का झुकाव इसके प्रति इतना है कि आज तक किसी भी अंतरिक्ष यान ने मून के साउथ पोलर रीजन पर कदम नहीं रखा है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस तरह का पहला यान होगा। मून के साउथ पोल पर उतरने के बाद विक्रम और उसका साथी प्रज्ञान रोवर लगभग 2 सप्ताह तक वाटर सर्च मिशन और दूसरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यदि यह पानी की मौजूदगी का पुख्ता सबूत देता है तो फ्यूचर में मून पर मानव बस्तियां बसाने की परिकल्पना हकीकत बन जाएगी। मून की सूखी और बंजर जमीन खनिजों से समृद्ध है। वहां सिलिकॉन, पिग आयरन, मैग्नीशियम, कैल्सीडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, टाइटेनियम आदि खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में है। पृथ्वी पर अब ऐसे खनिजों की कमी दिखाई देने लगी है। ये तो तय है कि दांत कुरेदने के बाद पेट भरने की इच्छा तो होगी ही। इसलिए फ्यूचर में मून की जमीन पर खेती करने की अमेरिका समेत कई देशों की योजना है। बहुमूल्य खनिज प्राप्त करने और मून को स्पेस ट्रैवल का आधार बनाने के लिए मून पर इंजीनियरों को स्थायी रूप से रहने के लिए कॉलोनियां और कारखाने स्थापित किए जाने चाहिए। विशाल कांच के गुंबद बनाकर और अंदर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाकर भी कॉलोनी बसाई जा सकती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम पानी की है। जब तक मून पर पानी का कोई नेचुरल सोर्स नहीं मिल जाता वहां कॉलोनी बसाना संभव नहीं है। यदि चंद्रयान 3 पानी का सोर्स खोज लेता है तो ये भारत की ओर से एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड को एक बड़ा तोहफा होगा।